इतलात हैं कि इमरान खान इस दफ़ा बहुत ज़्यादा गुस्से में और उनका गुस्सा अपने आप से भी कंट्रोल नहीं हो रहा। उनका गुस्सा बैरिस्टर गोहर और अली मीन गंडापुर पर निकल रहा है कि बैरिस्टर गोहर जो है ही इज़ नो मोर नुमाइंदा। मारंग बलोच है, उनको भी वो दावत दूंगा। इमरान खान फ्रस्ट्रेट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उम्मीद की कोई किरण भी नज़र नहीं आती। अब ये वक्त तय करेगा खान जो है वो कब तक मुजामत करते हैं। मिस्टर एक्स जो है उसको अदालत में माफ़ी मांगनी पड़ी है। वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अदालत को बताती है कि इन्होंने 2 जगह पर गलत बयान दिया है। फिर एजेंसी ने अदालत से माफी मांगी। तो एजेंसी जो है वो इन अ सेंस रंगे हाथों पकड़ी गई, असिस्टेंट कमिश्नर और उनको अगवा कर लिया गया। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़ी खराब है और किस सूबे की मैं बात कर रहा हूँ जिधर इतनी लॉलेसनेस है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इतलात हैं कि इमरान खान इस दफ़ा बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और उनका गुस्सा अपने आप से भी कंट्रोल नहीं हो रहा और लगता ऐसे है कि जैसे उनका गुस्सा बैरिस्टर गोहर और अली मीन गंडापुर पर निकल रहा है। आज उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट जो है वो बड़ा ही उसने एक नई बहस का आगाज़ कर दिया है और नए सवाल उठाए जा रहे हैं कि बैरिस्टर गोहर और अली मीन गंडापुर का क्या स्टेटस होगा। ट्वीट का मैं आपको ज़रा रेलेवेंट पार्ट जो है मैं उसका सुना देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि जो इस टाइम मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है और तहरीक इंसाफ पर तमाम कानूनी और आइनी रस्ते बंद कर दिए गए हैं। अब जो है उन्होंने इस हवाले से मैं ख़ुद बतौर पार्टी सरबराह जेल से एहतजाजी तहरीक की सरबराही करूँगा। बाहर मेरी नुमाइंदगी उमर अयूब करेंगे, सलमान अकरम राजा हदायत पर अमल दरामद करवाएंगे। तो नाजरीन, ये मैंने अभी एक पैरा पढ़ा है। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान ने आगे क्या बातें की होंगी। इमरान खान जो हैं वो बन गए पार्टी के पैटर्न इन चीफ। उन्होंने कहा कि अगर आर्मी चीफ जो हैं वो फील्ड मार्शल बन सकते हैं तो मैं अपनी पार्टी का फील्ड मार्शल तो बन सकता हूँ। और वो पैटर्न इन चीफ बन गए और उसकी समझ अभी लगी है कि जो उन्होंने तहरीक का आगाज़ करना है। इसमें उन्होंने किस किस का जिक्र किया, उमर अयूब का, और दूसरा जो है कि उमर अयूब जो है उनकी नुमाइंदगी करेंगे। मतलब यह है कि बैरिस्टर गोहर जो है ही इज़ नो मोर नुमाइंदा, तो वो उनकी नुमाइंदगी नहीं करेंगे। बैरिस्टर गोहर किसकी नुमाइंदगी करेंगे या इमरान खान उसको किसका नुमाइंदा समझते हैं। अभी तक उन्होंने बैरिस्टर गोहर को फारिग नहीं किया लेकिन इररेलेवेंट ज़रूर किया है। और दूसरा उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा जो हैं वो उनकी हदायत पर अमल दरामद करवाएंगे। अब इसमें ना अली मीन गंडापुर का जिक्र है और ना ही बैरिस्टर गोहर का जिक्र है। बैरिस्टर गोहर के हवाले से ये इतलात थी कि शायद वो जो है ना वो उनके साथ मिला हुआ है। ये पीटीआई में एक ओवरऑल ये तासर पाया जाता है। अच्छा, एक तो ये बात होगी। अब जो है इनकी अगली बात जो इमरान खान ने किया वो ये कह रहे हैं कि मैं बाकी जो अपोजिशन जमातें हैं उनसे भी बात करूंगा। अच्छा, वो तो पहले भी आप करते थे, वो इतना मसला नहीं है। एक जो उन्होंने अहम बात की है इस दफ़ा, जो नई बात की है, उन्होंने ये कहा है कि मैं इस दफ़ा जो मारंग बलोच है उनको भी वो दावत दूंगा कि वो तहरीक का हिस्सा बने। नाजरीन, इस टाइम जो मारंग बलोच हैं जो कि बलूचिस्तान मिसिंग पर्सन के जो राइट एक्टिविस्ट भी हैं, बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन है उनके हवाले से उनको पहले भी पीटीआई वाले सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जो एक मारंग को पजीराई मिल रही है सोशल मीडिया पर, उसमें एक अहम हिस्सा जो है वो पीटीआई का है। तो अब जो है इनके बाकायदा इनका अलायंस होने जा रहा है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आने वाले दिनों में? क्या इमरान खान की तहरीक कामयाब होगी या नहीं होगी? तहरीक तो कामयाब होती नज़र नहीं आती। और फिर उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इमरान खान बज़ाहिर ये लगता है कि जैसे वो एक फ्रस्ट्रेट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब आगे उन्हें उम्मीद की कोई किरण भी नज़र नहीं आती। और सबसे बढ़कर बात यह है कि वो इतनी दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और जब वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ से उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब इस सारी तहरीक का क्या मकसद नज़र आता है? उसमें मुझे ये नज़र आता है कि वो ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट उनको इंगेज किया जाए। क्या ये तहरीक कोई किसी इनकलाब का पेशखम है? ऐसा लगता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर बात है, ये एक नाजरीन एक बात ध्यान में रखें कि बाज़ औक़ात चीज़ें तमाम के कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। बाज़ औक़ात हुकूमत की अपनी कैलकुलेशन जो है वो भी नाकाम हो जाती है, वो यानी कि गलत साबित होती है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो एहतजाज करने वालों ने भी नहीं सोचा होता, चीज़ें उनकी फेवर में इतनी चली जाती हैं। क्या अभी ऐसा होने जा रहा है? मुझे नहीं लग रहा। और उसकी एक वजह, अहम वजह यह है कि एक जो एहतजाजी तहरीक होती है उसमें एक चीज़ पर जिनका बहुत ज़्यादा रिलायंस होता है वो होता है वायलेंस पर। कि उनकी ये एक ख्वाहिश होती है कि अगर यानी कि उनको अगर कोई डेड बॉडी मिल जाए तो डेड बॉडी पे वो ज़्यादा चीज़ों को पोलिटिसाइज़ कर लेते हैं।
इस हवाले से हुकूमत की ये एक बड़ी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है। वो ये समझते हैं कि हमने इनको ब्लड नहीं देना, इनको खून नहीं देना, यानी कि जिसकी बुनियाद पे ये खेल सकें। पहले जो 26 नवंबर को जो हुआ वो तो एक बड़ा इंतहाई स्टैम्प था, अगरचे जो उसमें को बंदे मरे ज़रूर थे, लेकिन पीटीआई वाले जितने बताते थे इतने मरे नहीं थे। और फिर ये है कि उस टाइम के जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी हुक्म था और इनको बार बार रोका भी गया था, इसके बावजूद ये इस्लामाबाद में दाखिल हुए, तो उसमें गवर्नमेंट ने अपनी एक आर्डर भी रिस्टोर करना था। जो उस टाइम इतलात थी, अगरचे पीटीए वाले वो तो पहले हज़ारों में बंदे ले गए जी कि हज़ारों में मरे हैं, फिर वो सैकड़ों में आ गए कि इतने मरे हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि कोई 8 से लेके 12 तक उसमें किलिंग ज़रूर हुई हैं। अब जो इसमें एक तनाज़ा जिस बात पर है वो ये है कि पीटीए वाले कहते हैं कि ये इधर ही हुई हैं। खैर पीटीए वाले तो इस फिगर पर भी एग्री नहीं करते, अगरचे उनके पास इसके अलावा कुछ है नहीं और दिखाने को कि इनके इससे ज़्यादा अगर हुए हैं तो उनके पास कोई नहीं है। लेकिन यह है कि हुकूमत जो है इनका ये कहना है जी कि ये लोग जो हैं इधर इस्लामाबाद में दाखिल होने से पहले मरे हैं, यानी कि जो रास्ते में अटक में जो इनके साथ क्लैशेस हुए हैं या इस्लामाबाद में दाखिल होने के टाइम क्लैशेस हुए हैं, उधर उनकी जो है वो डेथ हुई है। इस्लामाबाद में जो उस रात को इन्होंने जो सफाया करने के लिए या इनको निकालने के लिए जो फायरिंग की है, इनका ये ख्याल है जी कि हमने जो एक रबड़ बुलेट्स फायर किए हैं। अब इसके बारे में अभी तक ये एक वजाहत तलब है कि जो उनकी डेथ किस जगह पर हुई। एनीवे ये अब नए सिरे से एक दफ़ा फिर तहरीक का आगाज़ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में जो इमरान खान है वो दोबारा से ख़बरों में होंगे और इसी हवाले से डिस्कस होते रहेंगे। एक बात जो उन्होंने अपने लोगों को की है, उन्होंने कहा कि यार मैं भी तो जेल जाया हूँ ना, को तुसी भी ख्याल करो। उन्होंने मेरा अपने पार्टी ओहदेदारान को पैगाम है कि अगर मैं जेल काट सकता हूं तो आपको भी कोई डर नहीं होना चाहिए। अब तक पार्टी सबको बनी बनाई मिल गई थी, ये अहम बात की है कि अभी तक सबको बनी बनाई मिल गई थी। अब मुश्किल वक्त है और सबका इम्तिहान है। मुझे भी जेल में डालने के बाद 3 साल खामोश हो जाने पर आराम से बनी गाला बैठ जाने का कहा गया था, जैसे नवाज शरीफ को 10 साल तक चुप रहना पड़ा, मगर मैं बुज़दिल नहीं हूँ और यजीदियत पर कभी खामोश नहीं रह सकता। अब ये वक्त तय करेगा कि इमरान खान जो हैं वो कब तक मुज़ामत करते हैं, लेकिन यह है कि ये बात दुरुस्त है कि अभी तक वो मुज़ामत ज़रूर कर रहे हैं। हाँ, वो बात ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी से बात नहीं करना चाहते। तो आने वाले दिनों में यही मामला जो है, यही डिस्कशन जो है ये दोबारा से शुरू हो रही है। तो नाजरीन अब जो है कि हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे, वो एक मिस्टर एक्स के हवाले से है। मिस्टर एक्स जो है उसको अदालत में माफ़ी मांगनी पड़ी है। नाजरीन आपको पता है मिस्टर एक्स का क्या रेफरेंस क्या है, क्या ज़िक्र है? आपको याद होगा कि इमरान खान जो है वो कहते थे कि हमारे जो बंदे हैं उनको मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई वाले प्रेशराइज़ करते हैं। उनका जो एक रेफरेंस होता था वो ISI की तरफ होता था, इंटेलिजेंस वालों की तरफ होता था। अब जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ इसमें इंटेलिजेंस एजेंसी वर्सेस बनाम एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है और उनके दरमियान ये मामला चला। हुआ ये कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी का एजेंट है और उसने अपनी बेगम को मारा है, उस पर तशद्दुद किया है। बेगम जो है उसने एक ट्रिब्यूनल से रब्ता किया, उसने कहा कि ये बंदा ये फ़लाँ इंटेलिजेंस एजेंसी का एजेंट है और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, ये अपनी उस एजेंसी के साथ जो ताल्लुक़ है या पावर है उसको इस्तेमाल करते हुए इसने मेरे पे तशद्दुद किया है, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। जब ट्रिब्यूनल ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उस पे जो एजेंसी है उन्होंने कहा कि हम जो है यानी कि हमारी पॉलिसी क्या है जी कि वी नाइदर डिनाई नार कन्फर्म, हम कोई हमारी ये पॉलिसी है तो हम उस पे अमल पैरा होते हुए हम ये बताएंगे ही नहीं कि ये बंदा हमारे साथ वाबस्ता है या नहीं है। अच्छा, फिर एक और उनका एक कोई जुडिशल फोरम था, उधर भी इंक्वायरी शुरू हुई, उधर भी उन्होंने ये बताया। इन द मीन वाइल अब एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एंटर हो जाती है। वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन उस पर स्टोरी करना चाहती है, उनको इतलात मिल जाती हैं कि उस बंदे का नाम क्या है। गालिबन मेरा अंदाज़ा ये है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको उसकी जो एक वो साबिक जो उसकी वाइफ है उसी से कुछ उसके बारे में सारी मालूमात मिली, वो उस पर स्टोरी करना चाह रहे हैं, वो टीवी पर चलाना चाह रहे हैं। वो एजेंसी से मौक़िफ़ मांगते हैं। एजेंसी का और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का जो
टॉप बॉस है उनके दरमियान इस मामले पर क्लैश हो जाता है। वो कहते हैं कि आप ये स्टोरी नहीं चला सकते, वो कहते हैं कि हम ये स्टोरी चलाएंगे, वो कहते हैं नहीं कि हम जो है नहीं कि हम इसको ओन ही नहीं कर रहे, नहीं कि आप जो है नहीं कि हमको जिक्र ही नहीं कर रहे, हमने आपको हमारी पॉलिसी ये है कि हम मौक़िफ़ ही नहीं देते और आप जो है नहीं कि आप हमारे बंदे का नाम नहीं चला सकते। इस पे जो है मामला आगे चला जाता है अदालत में। अदालत में वो उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को पूछते हैं कि आपका मसला क्या है। वो कहते हैं जी कि हमारे यानी कि हमें जो एजेंसी वाले हैं वो कहते हैं जी कि हम जो है यानी कि ख़तरों क्या कहते हैं जान हथेली पर रख कर अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं और ये लोग जो हैं हमारे बारे में उल्टी सीधी खबरें चलाते हैं, तो इनको रोका जाए इस मामले पे। तो अदालत जो है उनको पूछती है कि अच्छा जी बताएं कि आप क्या कर रहे हैं इस पर, आप क्यों इस पर यानी कि कैसे स्टोरी कर रहे हैं। वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अदालत को बताती है कि इन्होंने 2 जगह पर गलत बयान दिया है। और वो गलत बयान क्या दिया है, इन्होंने 2 जगह पर 2 मुख्तलिफ फोरम पर जो जिनका एक अदालती स्टेटस है उधर जाकर इन्होंने ये बताया है कि हमारी ये पॉलिसी है कि वी नाइदर डिनाई नॉर कन्फर्म, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने हमें कन्फर्म किया है कि ये हमारे एजेंट हैं। अदालत उनको पूछती है कि बताएं जी कि आपने इनको कन्फर्म किया है, वो कहते हैं जी हमने तो कन्फर्म ही नहीं किया, हमारी पॉलिसी नहीं है। उस पे वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन वाले जो हैं उन्होंने वो इनकी रिकॉर्डिंग की होती है कि जब बाज़ का ये होता है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन वाले जब इस तरह के कुछ सेंसिटिव टॉपिक पर स्टोरी कर रहे होते हैं तो वो जब मौक़िफ़ लेते हैं तो वो उनकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ये नहीं कि वो रिकॉर्डिंग जो है उसको बाद में वायरल करने के लिए, वो इसलिए कर लेते हैं कि अगर कल जो है ये इस बात से मुकर जाएँ तो फिर हमारा क्या होगा। और नाज़रीन मुझे ख़ुद बड़ा एक बिटर एक्सपीरियंस हुआ था कि जिसमें मैंने कोई मौक़िफ़ लेते हुए एक बंदे का मैंने 1.5 घंटा मौक़िफ़ सुना। मैंने उस टाइम जो है उसको रिकॉर्डिंग नहीं की, वो बाद में स्टोरी चल गई, उस पर जो एक्शन होना था वो हो गया। वो बंदा ही बाद में मुकर गया, उसने कहा जी कि मेरे से इन्होंने कोई मौक़िफ़ ही नहीं लिया। वो बाद में मैं अदालतों में फिरता रहा, यानी कि मेरे लिए वो बड़ा एक टेरिबल एक्सपीरियंस था। अब जो है यानी कि मैं यानी कि उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की इस बात को समझ सकता हूँ कि उन्होंने ये ऐसा क्यों किया। खैर ये है कि उन्होंने कहा जी कि आप कह रहे हैं कि आपको इन्होंने ये तो जो इनकी पॉलिसी है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए इन्होंने ख़ुद आपको कंफर्म किया था कि मिस्टर एक्स जो है वो हमारा बंदा है, तो आपके पास क्या एविडेंस है। उस पर जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने वो जो रिकॉर्डिंग थी वो उनको अदालत को सुना दी। इस पे वो जो एजेंसी है वो ज़ेर एताब आ गई। इस पे अदालत जो है इनकी उन्होंने कहा कि इन पर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई जाए, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की केस जो है वो शुरू किया जाए। उस पे फिर एजेंसी ने अदालत से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा जी कि हमारे नॉलेज में नहीं था कि हमारा जो स्पोक्स पर्सन है उसने इनको ये बात बताई है, तो हम जो है इनके अपना जो बयान है उससे विड्रॉ करते हैं, हमने अदालत को जानबूझकर ये बात नहीं बताई। तो एजेंसी जो है वो इन अ सेंस रंगे हाथों पकड़ी गई। लेकिन ये है नाजरीन, अब जो मज़े की बात है, आप बड़ी देर से ये सोच रहे होंगे कि अच्छा वो कौन सी एजेंसी है, IB है, MI है, ISI है, कौन सी एजेंसी है। लेकिन वो एजेंसी जो है वो UK की थी, और UK की आप समझ लेंगे जैसे MI5 यानी कि जो उनकी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, हमारे यहाँ जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले हैं, इस तरह से यानी कि MI5 जो है, MI5 ने ये काम किया था। उनकी ये सारा कारनामा था कि जो अदालत के सामने झूठ बोला और फिर बाद में पकड़े गए और फिर उस पर माफ़ी मांगी। और जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था BBC वाले। अच्छा वैसे नाजरीन ये बात बड़ी एक काबिल सताइश भी है और काबिल गौर भी है कि BBC जो है वो एक अवाम के पैसों से चलती है। आप समझें कि जैसे उधर का PTV है कि जिसको पब्लिकली फंडेड है, लेकिन अपने जो फंक्शंस हैं, न्यूज़ ऑपरेशंस हैं, उसमें इस हद तक इंडिपेंडेंट है। हमारे यहाँ जो PTV वाले या इधर जो न्यूज़ एजेंसी APP वाले, वो तो इस तरह की बातें सोच भी नहीं सकते कि हम जो कोई एक सरकार के किसी इदारे को, उनके साथ हमारा एक एडवर्सेरियल रोल हो सकता है या हम उनके बारे में क्रिटिकल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ये नाजरीन ये केस जो है 2022 से चल रहा था और अभी जो इसकी लास्ट हियरिंग हुई है वो 3 जून को हुई है। और जो MI5 है उन्होंने अपने आप को अदालत के रहम करम पर छोड़ दिया जी कि हमने जानबूझकर आपको गलत इन्फॉर्म नहीं किया या झूठ नहीं बोला, लेकिन ये हमारे से हो गई है, हम आपके रहम करम पर हैं। इनके उधर की हाई कोर्ट जो है उसके सामने ये मामला पेश आया। तो ये ओवरऑल एक मीडिया इंडस्ट्री के लिए और जनरल पब्लिक के लिए भी ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। हमारे यहाँ जो है एक दफ़ा यानी कि हमारे यहाँ ये ज़्यादा मिसिंग पर्सन का जो इशू आता है
उसमें वो इस तरीके से वारदात डाली जाती है कि पता ही नहीं चलता कि किसने ये काम किया है। बाज़ का जो है कोई यूनिफॉर्म किसी और का पहन आते हैं, या ये तो नहीं कि वो अपना को कार्ड दिखा कर आते हैं। ना ही हमारे यहाँ कानून के साथ हमारा कोई इतना अच्छा कोई रिश्ता भी नहीं है कि हम जो है कानून का एहतराम करें। तो इधर एक दफ़ा ये हुआ था कि जिधर एजेंसी को मानना पड़ा था, और वो ये था कि एक इनके कंटेम्प्ट लगती रह गई। और वो मामला था कुछ मिसिंग पर्सन का। बेसिकली मिसिंग पर्सन नहीं, वो इनके को टेररिज्म के केसेस में लोग थे, और उनको वो अदालत में बंद थे। और बाद में जो उनका मामला होता होता छोटी अदालतों से सुप्रीम कोर्ट तक आया। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया। और फिर हुआ ये कि उनको अडयाला जेल से बाहर निकाला गया, तो फिर उनको को उठा कर ले गया। ये चीज़ जो है बल्कि अडयाला जेल के अंदर से ही को उठा कर ले गया। तो ये मामला जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास आया। सुप्रीम कोर्ट ने जो पंजाब हुकूमत से पूछा कि ये क्या मामला है। तो उस टाइम नासिर खोसा, जो कि आसिफ सईद खोसा बाद में चीफ जस्टिस भी रहे हैं, नासिर खोसा के भाई थे, नासिर खोसा उनका नाम था। नासिर खोसा साहब जो हैं वो उस टाइम चीफ सेक्रेटरी थे पंजाब के। तो उन्होंने फिर अदालत को बताया, उन्होंने कहा कि हमने जेल से पूछा है, और जेल वालों ने हमें बताया जी कि हमसे ISI के लोग जो हैं इन बंदों को उठा कर लेके गए हैं। उस पर वो एक वाहिद आदमी था कि जब ISI भी पकड़ी गई थी रंगे हाथों, और इनको फिर वो बंदे वापस करने पड़े थे। तो नाजरीन, ये बाकी ममालिक की मैं आपको मिसालें इस तरह भी देता हूँ कि हम सारे एक दूसरे से सीखते हैं, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि बाकी जगहों पर क्या हो रहा है। हो सकता है कि हमारे पर भी कोई अच्छा इम्पैक्ट आए। अब जो तीसरा इशू है, बड़ा एक इंतहाई अफसोसनाक, ये ख़बर जो है ये बलूचिस्तान से आई है, और बलूचिस्तान के ज़िला केच से आई है। उधर की एक तहसील है तुम्प, उसके असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ से उधर कोयटा आ रहे थे, और उनको अगवा कर लिया गया है। नाजरीन, ये इंतहाई एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि इतने आला एक सीनियर अफसर जो है, आपको पता है कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है पूरी तहसील का इंचार्ज होता है, और उसकी अपने पास उसकी सिक्योरिटी होती है, और उनको रास्ते में से अगवा कर लिया गया है। और ये चीज़ जो है, इनका नाम है हनीफ नूरजई। ये बड़ी एक कंसर्निंग डेवलपमेंट है। बलूचिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन अच्छी नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि अच्छी है, वो किसी गलत फहमी में रहते हैं, या वो हकीकत पसंद नहीं है। बलूचिस्तान की सूरत हाल अच्छी नहीं है। लॉ एंड आर्डर सिचुएशन बड़ी ख़राब है। अब मसला ये है कि उधर एक चीज़ जिस पर लोगों की तवज्जो नहीं जाती, वो ये है नाजरीन के बलूचिस्तान में जो 86% एरिया है वो FC उनके पास है, लेवीज़ के पास है। लेवीज़ जो है वो लोकल मलेशिया होता है। आपको पता है कि पुलिस कितने एरिया में है? उधर जो 14% एरिया में पुलिस है, और जो 86% एरिया उधर लेवीज़ वाले हैं। लेवीज़ जो है वो एक लोकली हायर्ड, एक प्राइवेट तो नहीं है, एक गवर्नमेंट के खाते में होते हैं मलेशिया, जो कि आमतौर पे ज़्यादातर उधर के जो सरदार नवाब जो हैं वो अपने जो मुलाजम या जो लोकल जो उनके सर्वेंट होते हैं उनको लेवीज़ में भेज देते हैं। उनमें से भी होता ही है कि 200 भर्ती हुए हैं, तो हो सकता है कि जो एक ड्यूटी पर हों वो 20 हों। अगेन कोई ट्रेनिंग नहीं है, और इस वजह से, और किस सूबे की मैं बात कर रहा हूँ जिधर इतनी लॉलेसनेस है। और नाजरीन, हम बातें तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जनरल मुशर्रफ के टाइम पर 100% एरिया उसको पुलिस एरिया में कन्वर्ट किया गया था। इन एरियाज़ को A एरिया और B एरिया कहते हैं। A एरिया जिधर पुलिस होती है, और B एरिया जिधर लेवीज़ होती है। डॉक्टर शुएब सडल उस टाइम IG जी थे, और उनके टाइम पर ये काम शुरू हुआ, और तकरीबन जब तक उधर थे गालिबन 100% कंप्लीट भी हो गया, या तकरीबन कंप्लीट होने के करीब था जब से वो उनको IG से उधर से हटे। और फिर जब उसके बाद आई हमारी जमहूरी हुकूमत पीपल्स पार्टी की, और फिर जो मुकामी सियासतदान थे उनका असर रसूख जो है वो दोबारा से शुरू हो गया। और क्या हुआ कि उन्होंने तमाम जो A एरियाज़ थे जिधर लेवीज़ थी, उनको A एरियाज़ में कन्वर्ट और B एरियाज़ में कन्वर्ट कर दिया। यानी जिधर पुलिस आ गई थी, A एरिया बन चुके थे, उनको B एरिया में दोबारा कन्वर्ट कर लिया। जनरल मुशर्रफ के आने से पहले, या उनकी वो जो रिफॉर्म्स हैं वो करने से पहले, सिर्फ 5% एरिया में पुलिस थी, और उसके बाद फ़र्क क्या पड़ा कि 9% एरिया और आ गया। बाकी जो अभी भी यानी कि 86% उधर है। तो खुदारा हम जितने भी लोग बातें करते हैं, आपने कभी किसी से सुना कि उधर कहा जाए कि पुलिस को स्ट्रांग करें? जब पुलिस स्ट्रांग नहीं होती तो होता क्या है कि जो पुलिस है जिस एरिया में है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोयटा है, तो कोयटा से आगे पता चलेगा जी कि इधर से आगे जो 40 किलोमीटर है वो उधर FC है।
यानी कि वो एरिया जो शुरू होता है 40 किलोमीटर एफसी है। फिर आगे पता चलेगा जी कि कोई 4 किलोमीटर का एरिया है, उधर जो है पुलिस है। फिर आगे 140 किलोमीटर जो है फिर है उधर वो लेवीज़ है। अब जब ये वाली आपकी सूरत हाल होगी तो वो आपस में लड़ते रहते हैं कि आपने पकड़ना था, हमने पकड़ना था। उनकी जुरिस्डिक्शन का इशू होता है, कोई उसका ज़िम्मेदार नहीं है। जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों पे उन्होंने वैसे जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने सुरंगें बिछाई हुई हैं। फ़ौज के जो लोग हैं वो भी जाते हैं, तो बाज़ औक़ात यही होता है कि हम इधर जो है हम कितनी देर तक आए हैं, तो कौन सा इसमें हमें कोई अलहदा से करने की ज़रूरत है। एफसी वाले जो है उनका अलहदा है। यानी कि इतनी हमने फोर्सेस इकट्ठी की हुई हैं, बजाय इसके कि इनका सबका कोई एक दो फोर्स होनी चाहिए। पुलिस को आप स्ट्रांग करें, पुलिस हो, साथ एफसी कर लें, ठीक है, या एफसी को उधर से निकाल दें, फौज कर लें। ज़्यादातर एरिया जो है पुलिस का हो। आप इमेजिन करें कि आज हम अगर उधर ऑपरेशन भी करें जिसकी इंतहाई अशद ज़रूरत है, इवन अगर आपने उधर डायलॉग भी करना है तो आपको पहले ऑपरेशन करके आर्डर मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बाद आप डायलॉग करें। ये नहीं है जिन लोगों का उधर कब्ज़ा है क्या वो आपके साथ मुज़ाकरत करके वो अपनी पावर छोड़ेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो नाज़रीन, ये बड़ी डेंजरस सूरत हाल है। हमें जो बलूचिस्तान का इशू है उसको बड़ा संजीदगी से लेना चाहिए और इसको एक हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे को गालियाँ कर देते रहें, जी वो फ़लाँ आया था तो ये हुआ था, तो फ़लाँ आया था ये हुआ था। आगे चलें और इस मसले का हल तलाश करें। अदरवाइज़ सिर्फ ये कहने से कि जी वो इंडिया कर गया तो इंडिया वो कर गया, इस तरीके से बलूचिस्तान का मसला हमारा हल नहीं होना। नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।